नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का चुनावी पंच में हमारा चुनाव विशेष कार्यक्रम। और आज हम मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं दर्शकों के सामने जो नतीजे आए हैं उसकी परिस्थिति सामने रखना चाहती हूँ। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में देख भी पाएंगे कि 27 सीटों पर जो ZPM है, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, कई अलग अलग रीजनल पार्टी को लेकर गठित ये पार्टी और पूर्व IPS अधिकारी उनके नेतृत्व में इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दे पाने में सफल रहे और उनको 27 सीटें हाथ लगी है। 10 सीटें MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट जो है, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी रही, उसे 10 सीटों पर समेट दिया। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री जोरमथांगा है वो भी आइजवाल ईस्ट 1 से जो है चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के लिए एक निराशा ये कि बीजेपी से भी वो प्रदेश में पिछड़ चुकी है, यानी कि बीजेपी को 2 सीटें हाथ लगी हैं लेकिन कांग्रेस को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ रहा है। आइए अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के वोरा। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और हमारे साथ नीलम चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। दिनेश सर, आपकी ऑब्जर्वेशन, और कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, आपने जिस तरह से मिजोरम के नतीजों को बांटा है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो म्यांमार से सटे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर आप ZPM को जो सफलता मिली है, इसे किस तरह से इसकी समीक्षा करते हैं? देखिए, मिजोरम का जो चुनाव है उसका जो मुख्य मुद्दा था मणिपुर था। मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम लोग इस बात को अभी जानते होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा वही था। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है जो ये बता रहे हैं कि आज ही इंटरनेट का बैन हटाया गया एक आध दिन पहले और फिर से 13 व्यक्तियों की मौत हुई है वहां पर हिंसा में, मणिपुर में। अभी की मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी, मैंने भी देखी है। जी, बहुत दुखद है ये मेरे ख्याल से। लेकिन पूरा मिजोरम का चुनाव मणिपुर के मुद्दे पर लड़ा गया है। वहां पे जो कुकी, चिन और जो समुदाय कहते हैं, सारा का सारा ये है, उसी के हिस्से हैं जी। उनको आधार बनाकर कि उनकी जो सफरिंग थी, वहां पर मोस्टली ईसाई समुदाय के लोग हैं और मिजोरम के अंदर लगभग 87 से 90% के बीच में जो आबादी है वो सारी की सारी जो समुदाय की है। क्रिश्चियंस है वो, और 13% कुछ ऐसे जो बाकी समुदायों के हिस्से वहां पर। अब यहां पर कई शरणार्थी जो मणिपुर से निकल के आए, खासतौर से जो ईसाई समुदाय के थे, उनको शरण दी गई। जो एक तो 50,000 थे, अब तो 20-22 हजार रह गए हैं। और इसके अलावा कई हजार जो म्यांमार से जो विस्थापित होके आए, जो समुदाय के लोग थे। हम अगर इसकी ज्योग्राफी को समझे तो आप जो 3 जो राज्य हैं भारत के छूते हैं, नॉर्थ में असम है, लेफ्ट में त्रिपुरा है और राइट में, इसके जो टॉप राइट में जाके देखेंगे तो यहां पर आपको मिलता है आपका मणिपुर। और मणिपुर का पहाड़ी इलाका जहां से लोग विस्थापित होकर यहां पर आए शरणार्थियों के रूप में। और जो लॉन्गेस्ट ट्रिप है सारी की सारी, वो अगर ईस्टर्न सेक्टर में देखो तो पूरी म्यांमार की बाउंड्री है और जो लेफ्ट जो उसका बॉर्डर है वो पूरा बांग्लादेश का है। खास बात है कि यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिली है। और इंसिडेंटली ये तीनों सीटें मिजोरम के बॉटम के डिस्ट्रिक्ट की हैं और ये तीनों सीटें जो हैं ये म्यांमार के बॉर्डर को टच करती है। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन एक बड़ा अजीब सा डिवीजन सा नजर आ रहा है। मेरे पास एक फोटोग्राफ भी, अगर यहाँ पे अगर वो कुछ नजर आ सकता है, सॉरी, कि यहाँ पर नजर आ सके कि कुछ इस किस्म का है। मुझे लगता नहीं शायद ठीक ढंग से दिखा पाएंगे यहाँ पे। जी दिख रहा है। जी बिल्कुल, कि जिसमें जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट है वो म्यांमार से जो टच है वो ZPM को चला गया पूरा का पूरा, और जो वेस्टर्न फ्रंट है जो बांग्लादेश से लगा वो पूरा का पूरा MNF को चला गया। लेकिन MNF के लॉसेस काफी ज्यादा हैं। एक्चुअली ये लाल धुआमा काफी समय से राजनीति में है और ये पहले IPS अफसर थे, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, फिर रिजाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन किया, 2 बार डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। एक बार 1998 में एज MP डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, 2021 में असेंबली में भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। क्योंकि लेकिन अगर मैं इनकी मेहनत को देखूं जो लगातार रहे, तो इस सारा मुद्दा जो था वो जो समुदाय का था। इन्होंने जिस क्या कहते हैं कि शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया है, उस मुद्दे को ये जोरमथांगा जो कि MNF के थे वो नहीं उठा पाए और लोगों में एक इंप्रेशन गया कि ये मोदी की सपोर्ट में है। वैसे भी उनके साथ की NDA गवर्नमेंट थी, एक बीजेपी के MLA थे वहां पर, लेकिन NDA की गवर्नमेंट मानी जाती थी जी। तो ZPM ने एक नैरेटिव सेट कर दिया वहां पर कि MNF इज सॉफ्ट
ऑन आवर ओन पीपल, जो समुदाय हैं, और ये मोदी के साथ चल रहे हैं। ये सारा का सारा जो नैरेटिव सेट हुआ, तो मुझे लगता है कि इसने एक स्वीपिंग विक्ट्री जो है वो ZPM को दी है, खास तौर से मिजोरम के अंदर। जी, स्वीपिंग विक्ट्री। नीलम मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सर ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव रहा, ये मणिपुर के मुद्दे पर जो लड़ा गया, और जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं जो जोरमथांगा है उसको प्रभावित कर पाने में विफल रहे। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो मैं उनके साथ मंच साझा नहीं करूँगा, इस तरह की स्टेटमेंट देने वाले मुख्यमंत्री वो स्वयं चुनाव हार जाते हैं। नीलम मैम, क्या गुस्सा इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पर भी जो है भरोसा करने की बजाय जो वहाँ की जनता है उसने अपने स्थानीय मुद्दों के लिए एक रीजनल पार्टी को ही चुनना बेहतर समझा, ना ही उसका बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी को अभी भी फायदा है, वो इनरोड जिसमें कोशिश करे उसमें सफल भी दिख रही है, उसको गेन्स भी हुआ है। नीलम मैम, आप कैसे देख रही हैं इस नतीजे को? देखिए नेहा, डेफिनेटली मणिपुर का असर रहा है और कुकीज के लिए बड़ी बड़ी रैलियां भी की गई थी मिजोरम में। बिल्कुल साथ लगता इलाका है, उनके समर्थन में बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो वो दिखाता है तो अपने कुकीज में, नेबरिंग स्टेट में अपने जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कितनी सहानुभूति रखते हैं। और नेचुरली जो है ZPM ने इसका फायदा भी उठाया है। एक तो मणिपुर वाला इशू बहुत ज्यादा मैटर करता है और वो हमेशा उसके कुकीज जो यूनियन के लिए भी हमेशा वो बात करते रहे हैं। पहला तो इशू ये है कि हाँ, मणिपुर ने इम्पैक्ट किया है और बीजेपी के साथ, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए और जिस तरह से वो इशू जो है अभी तक भी रिजोल्व नहीं हुआ है, डायरेक्ट इन्वॉल्व कोई नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दिखाई नहीं देती है एटलीस्ट किसी को भी। तो इसीलिए उन्होंने मना किया था कि वो उसके शेयर नहीं करेंगे। तो जब एक सीएम ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेगा, वो एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। उन्होंने अपनी सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन शायद बहुत बीजेपी का जो इम्पैक्ट है एक लोगों के दिलों में, वो काफी गहरे कर गया था। एक बड़ा एक नुकसान हुआ। रही बात बीजेपी ने जो 2 सीट जीती हैं, एक्चुअली उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो हमने भी देखा है कि बहुत लो वोट परसेंटेज के साथ वो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा निकाल जाते हैं। तो वो एक सीक्रेट है, वो रेसिपी शायद बहुत दिनों बाद ही पता चलेगी हमें, जिसमें कि नहीं, मैं समझू नहीं कि आखिर 5% वोट और 20% वोट, इतना भारी अंतर, और उसके बावजूद 2 सीट और 1 सीट कैसे आ जाती? मिजोरम के जो चुनावी नतीजे आए हैं, आखिर इसके क्या मायने निकालने चाहिए? और अब जो लालडोमा है, अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, ये क्या जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें कोई असर डालेगी, या फिर क्योंकि म्यांमार सटा हुआ है और मणिपुर भी सटा हुआ है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है मिजोरम, और इसकी जो सरकार होगी उसकी क्या कार्यशैली होगी, इस पर भी इसीलिए सबकी निगाहें बनी हुई रहेंगी। हमारे साथ दिनेश सर भी जुड़े हुए। दिनेश सर, आखिर ये मैं अगर 5 स्टेट के इलेक्शन को समझूं, और अब तो मिजोरम भी सामने जैसे आ गया है, ये जो वोट फीसद है बढ़ा बेशक कांग्रेस के खाते में है, लेकिन कांग्रेस को फायदा पहुंचाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है। और ये क्या स्ट्रैटेजी आप बीजेपी की मानते हैं कि वो वोट फीसद कम होते हुए भी सीटें ज्यादा ले जा रही है? देखिए, इस किस्म का तो एग्जाम्पल हमने लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में भी देखा था। 18-19% वोट थे, उनके पास 4 लोकसभा की सीटें थी, आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर, और साथ में एक सिकंदराबाद की सीट थी। ये बीजेपी क्या करती है कि जिन इलाकों में कई बार वीक होती, कई स्टेट्स में वो अपने कैंडिडेट खड़े ही नहीं करती है, तो उनका क्या कॉन्सेंट्रेटेड वोट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बीजेपी ने कुल मिला के 23 जगह पे अपने इलेक्शन लड़ा है, कुल मिला के। कांग्रेस ने 40 पे लड़ा, तो स्कैटर्ड वोट है। दूसरी बात, 23 जगह में से एक शायद कैंडिडेट विड्रॉ कर गया था, बाद में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो 22 कैंडिडेट रह गए थे बीजेपी के। 22 में भी उनको पता था कि कई जगह कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो वो क्या हुआ कि वो नीचे साउथ के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो गए, जो म्यांमार का बॉर्डर बिल्कुल बॉटम पे था। ये उनकी सफलता का रीजन था। एक और चीज उनके साथ जो हुई थी, जब कांग्रेस का वोट क्यों बढ़ा है, बीजेपी के लोग हर जगह प्रचार प्रसार करने नहीं जाते थे। एक बहुत अजीब सी परंपरा है मिजोरम में, जो पूरे भारत को फॉलो करनी चाहिए। मिजोरम के अंदर ना मंच एक ही बनाया जाता है पार्टियों के लिए, सिंपल सा मंच होता है, उनको अपने मंच बनाने की इजाजत नहीं है। वो क्या करते, सारी पार्टियों के लोगों को बुला लेते हैं, और वो दोपहर को वर्किंग आवर्स में नहीं बुलाते, या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम को जब ऑफिस आवर खत्म हो जाते हैं, और वहां सबको 15-15, 20-20 मिनट का टाइम देते हैं, अपनी अपनी बात आके कहो। 4 कैंडिडेट हैं, चारों आ जाओ एक ही मंच पे, वो अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे। सामने 100, 200, 300 लोग बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, क्योंकि 10 लाख की आबादी टोटल है, तो सब एक ही मंच पे आके बात करते हैं, तो लोगों को पता लगता है, कंपेयर कर पाते हैं।
ये सिस्टम भारत में बाकी जगह भी होना चाहिए, लेकिन ये आइडियल सिस्टम है कि जहां एक ही मंच पर सारे लोग जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो आते हैं जी। दूसरा क्या है कि इनको एक बेनिफिट क्या मिला है, यहाँ पर भारत सरकार ने एक स्कीम पैदा की हुई है, बनाई हुई है, जिसका फायदा बॉटम में बीजेपी को मिला। क्या मिला? म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ में भारत का एक अरेंजमेंट है कि वो उसके बॉर्डर के अंदर जाके 1.5-2 किलोमीटर तक जाके हाट सिस्टम है वहां पर, तो यहाँ के लोग बांग्लादेश में जाके हाट से चीजें खरीद सकते हैं और म्यांमार जाके चीजें खरीद सकते हैं, और म्यांमार और बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर जो हाट लग रही है उसमें आके चीजें खरीद सकते हैं। तो पोरस बॉर्डर है, वो आते हैं जाते हैं और लीगली अलाउड में एग्रीमेंट में है, इसका फायदा मिलता है। लेकिन बॉटम पे जो वहां पर जो बीजेपी को सीटें मिली हैं, उन्होंने वहां पे बांग्लादेश का इश्यू उठाया कि घुसपैठी आते हैं इस रूट के द्वारा, वो हाट में आते हैं, चीजें खरीदते हैं और इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां पे मुस्लिम आबादी है मिजोरम में थोड़ी सी, तो इसकी वजह से ये मुद्दा उठाया और उन्होंने वहां पे इस प्लान के बेस पे 2 सीटें भी जीत ली। हालांकि वोट उनका बहुत कम था, मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि वोट बहुत कम था, लेकिन उसके बाद भी 2 सीटें ले जाती है। नीलम मैम, कांग्रेस की ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर भी काफ़ी उम्मीदें थी कि वो बेहतर कर पाएंगे। राहुल गांधी भी काफ़ी उम्मीद यहाँ पर सजोए बैठे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लिए एक निराशा, आप सत्ता में तो आते नहीं, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी वीक होती जा रही है। यानी अब तो आपके हाथ से पूर्वोत्तर भी ऐसा लग रहा है कि अब निकलता जा रहा है। नीलम मैम, कैसे देखती है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मायूसी इन 5 और इंक्लूडिंग मिजोरम? हाँ, मिजोरम में तो अल्टरनेटली कांग्रेस या फिर जो है यही सरकार बना रहे थे, उससे पहले कांग्रेस की लगातार सरकार बन रही थी, तो इस बार उम्मीद कर रहे थे कि शायद कांग्रेस कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी वहां पर। लेकिन जो बीजेपी के साथ जुड़े होने की वजह से जो एक वेव बनी थी, जिसका कि फायदा जो है वो ZPM ने काफी उठाया है, तो एक जब वेव चलती है तो नेचुरली उसकी तरफ वोट परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। पॉपुलेशन वहां बहुत कम है, मुश्किल से 6-7 लाख लोग ही हैं, तो बहुत वोटों के अंतर से ही कोई भी जीत या हार निश्चित हो जाती है। तो जो लोकल जो वहाँ के लोग हैं और जो इश्यूज के साथ ज्यादा जुड़े होंगे, तो एकदम से जो हवा आपकी बदल जाती है। आपने देखा पिछली बार MNF ने भी 27 सीट ले ली थी, तो इस बार ZPM भी 27 पे रुकी है। तो पॉपुलेशन की वजह से जो आप लोगों को डिबेट कर पाते हैं, रिजल्ट्स ओरिएंट कर पाते हैं, शायद जिसमें कांग्रेस इतनी सफल नहीं रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने वहां पे की है, कुछ रैलीज की थी, लोगों से वहां युवाओं से मिले भी थे। तो कांग्रेस बेसिकली एक रिवाइवल के मोड में है, जो अभी तक उस स्टेज नहीं पहुंची जैसे पहले एक अच्छा समय था कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उसमें थोड़ा और समय लगेगा और शायद वो ज्यादा सीरियसली इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए था, और टीम को और ज्यादा बिल्ड करना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने अपना वोट परसेंटेज जरूर इंक्रीज किया है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी हम उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस के साथ, जितनी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं। तो ये जो एक है, ये दिखाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वहाँ के रीजनल लीडर्स होते हैं, रीजनल इश्यूज होते हैं और जिन पर एकदम से खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रोहिबिशन का भी इशू था, तो वो कांग्रेस लाए थे और इसने अभी जो पुराने CM हैं उन्होंने उसको रोक लगाने का इशू भी था। तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं अपने इश्यूज के लिए, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। ये चीजें हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में मिसिंग है, लोग अपने घरों रहते हैं, लेकिन वहां लोग सड़कों हैं, प्रदर्शन करते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो ये जो अपना एक हमें एक नई वैरायटी जो वहां पे है, एक नई पार्टी का उदय, ये दिखाता है कि वो लोग कितने ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं अपनी वैल्यूज में, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, बड़ी इंडिपेंडेंटली उसका डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल, एक नई, बिल्कुल आपने कहा कि एक नई पार्टी, 6-7 साल पुरानी ये पार्टी है ZPM, और इतना अच्छा प्रदर्शन बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आती है। दिनेश सर से मैं समझूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। कुछ जो मुद्दे हैं वो इन चुनाव में काफी दिखे हैं, जो MNF ने भी उठाने की कोशिश की थी और खुद को BJP से अलग करने की, अलग दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फायदा उसको नहीं मिल पाया। 5 का चुनावी पंच, और आई बातचीत आगे बढ़ाते हैं। दिनेश सर, किसी जो कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे CAA का भी मुद्दा था, UCC का भी मुद्दा था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी जो कम्युनिटी का जो है भरोसा जीतने में कामयाब रही है। तो क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो है जो कम्युनिटी है मान लीजिए, और ये कांग्रेस में इसका एक परंपरागत जो है वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब मिजोरम, इन सभी राज्यों को देखें, तेलंगाना भी, तो क्या ट्राइबल कम्युनिटी खुद को कांग्रेस से अलग कर रही है? बिल्कुल,
आपने गुजरात में भी देखा था, गुजरात के अंदर भी ट्राइबल कम्युनिटी अलग होके अपना बीजेपी के पास चली गई थी। तो ये कोई आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है। और यहाँ पर क्या जो मेन मुद्दा था मिजोरम के चुनाव में, वो एक्चुअली शरणार्थियों का मुद्दा था। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा मुद्दा था। सारा चुनाव उसी पे लड़ा गया है। हालांकि भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, कुछ बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की चीजें हैं, और अवैध घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने हमेशा उठाया, बाकी पार्टियां नहीं उठाती थी। उसका एक रीजन है कि ये जो समुदाय है ये 3 देशों में बटा हुआ है, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में। ये किसी बॉर्डर को नहीं मानते हैं। ये आते हैं, जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, इनकी शादियां होती हैं, सब कुछ होता है, इनके दिन त्योहार भी होते हैं। तो ये बॉर्डर को नहीं मानते हैं। अगर आप इनको बांध के रखना चाहेंगे, जो बांग्लादेश के अंदर जो चकमा नाम से भी जाने जाते हैं वहां पर, तो आप उनको बांध के नहीं रख सकते। और ये एक बड़ा मुद्दा था। भारत कहता है कि ये अवैध तरीके से यहाँ पे आए हैं, उनको वापस भेजो। ये वेहीमेंटली कहते हैं हम वापस नहीं भेजेंगे, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, ये वापस कैसे जाएंगे, उनका अपना घर है ये। तो क्या पहाड़ की एक संस्कृति होती है, वैलीज की एक संस्कृति है। आप उस संस्कृति को अगर सेग्रीगेट करना चाहोगे तो विरोध का सामना करोगे। दूसरी, मिजोरम हमेशा पहली ऐसी सरकार रही है जिसने भारत सरकार के डायरेक्टिव्स का विरोध किया है। जो भारत सरकार से ऊपर से डायरेक्टिव्स आते थे, सिर्फ मिजोरम की सरकार ने विरोध किया, हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, और सरकार, केंद्र सरकार पीछे हट जाती है कि इनको ज्यादा एंटागोनाइज मत करो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव इशू है बहुत। यहां पर आप किसी को इंपोज करने की कोशिश करोगे तो वहां बहुत जल्दी विद्रोह होता है। आत्मसम्मान बहुत है लोगों का अपना, ये दिक्कत है वहां पर। बिल्कुल, आत्मसम्मान की बात है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हमने देखा कि मणिपुर में जो हुआ, और किस तरह से जो है अभी वर्तमान में जो राज्य है अभी भी हिंसा, और जैसा कि दिनेश सर ने शुरुआती अपनी बातों में कह दिया था कि फिर से जैसे इंटरनेट से बैन हटा, फिर से वहाँ पर हिंसा हुई है। 13 से 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नीलम मैम, पूर्वोत्तर अरुणाचल और सिक्किम, इन 2 राज्यों में भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुझे लगता है कि उम्मीदें कांग्रेस की पूर्वोत्तर में भी खत्म होती नजर आ रही है, अगर यही परिस्थिति रही। हाँ, कांग्रेस के लिए जो अपने एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चिंतन मंथन की आवश्यकता है। उनको अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने हैं, और उनके जो युवा नेता हैं उनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि अभी मिसिंग है। अभी भी वो ज्यादा जो उनकी जो ओल्डर लीडरशिप है उसी पर ज्यादा बिलीव कर रहे थे। तो वहां पे थोड़ा क्लैश हो जाता है लीडरशिप में, और जो वो चाहते हैं राहुल गांधी, वो नीचे तक नहीं जा पाता है। तो एक अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से करना, बहुत अच्छे से उसको सोचना है किस तरह से जाना है। और फिर से हम देखें, अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा ही सेंसिटिव स्टेट है, जो चाइना के साथ, उसके साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज हमेशा रहते हैं, और काफी सारे उसने प्रेशन भी किया है जिसका वो मुद्दा उठाते रहे हैं। और चीन का एक है जो आई थिंक केवल राहुल गांधी ही जोर शोर से उठाते हैं, कोई और अपोजिशन का लीडर जो है उस इश्यू पर ज्यादा नहीं बोलता है। वो उन्हें इश्यू करना चाहिए, वो एक सीरियस थ्रेट है। तो जो राहुल गांधी इश्यूज उठाते हैं, उनकी पार्टीज जो है उतने दमखम के साथ उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती है। अब देखिए, जितनी विजिट्स राहुल गांधी ने मिजोरम की और मणिपुर की है, किसी और लीडर्स ने उतनी नहीं की। उनकी कनेक्टिविटी, उन लोगों के साथ जुड़ाव है। अभी जैसे तेलंगाना में हमने देखा, उन्होंने सोनिया गांधी को और इंदिरा गांधी को किस तरह से रिलेट किया था तेलंगाना के लोगों के साथ, सोनिया अम्मा और जो है इंदिरा अम्मा के साथ। तो जो लोग फीलिंग्स के साथ वो जुड़ पाते हैं, वो बाकी जो लीडर्स है वो नहीं कर पाते। तो अब जो उन्हें करना है कि उन्हें वोट्स में किस तरह से कन्वर्ट करें, वो जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस को, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अगर किसी के तरफ झुकाव है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है। हमेशा से ही वहाँ कोई ना कोई कांग्रेस या कांग्रेस के सपोर्ट से जो सरकारें बनती रही हैं, और जो राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, काफी वो उनका सम्मान भी करते रहे, और वो वहां पे उनकी विजिट्स भी काफी सारी होती थी। तो बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस के साथ जड़ों से उनका जुड़ाव ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों में तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं वो लोग। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईस्ट की जो नेक्स्ट आने वाली इलेक्शंस है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विभाजन की जो राजनीति है और इसमें बीजेपी सफलता के पायदान जो है ऊपर चढ़ती जा रही है। दिनेश सर, मैं अरुणाचल और सिक्किम, अगर इनको भी समझने की कोशिश करूं कि पूर्वोत्तर में जो पकड़ है कांग्रेस की क्यों ढीली पड़ रही है, और विभाजन की नीति, राजनीति के साथ, रणनीति के साथ बीजेपी पायदान और एक पायदान ऊपर पहुंचती हुई नजर है। अरुणाचल और सिक्किम पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, सिक्किम की जो पृष्ठभूमि आप देखो तो वहां पे एक ही पार्टी होती है नॉर्मली, वो सिक्किम संग्राम परिषद या उनसे मिलती जुलती जो उनके भाई बहन है वही है। वहां पे ना कांग्रेस आती है ना बीजेपी आती है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन अधिकतर हमने ये देखा है कि जो वहां पर पार्टी होती है वो केंद्र को समर्थन करती है, नॉर्थ ईस्ट की तरह, क्योंकि उनके पास अपने साधन कम है, तो जो ग्रांट्स आती है उसके सारे काम चलता है। अरुणाचल की स्थिति थोड़ी सी अलग है, इसलिए अलग है कि वहां पर लोकसभा की तो 2 सीटें हैं ही हैं, वहां की विधानसभा में हंगामे बहुत होते रहते हैं। सारी पार्टी एक साइड से निकल के दूसरी साइड चली जाती है, फिर कोर्ट में भी जाते हैं, वो मसले भी होते हैं। अगर आप चीज पे गौर करें कि नॉर्थ ईस्ट का जो बहुत बड़ा प्रभुत्व वाला बंदा है वो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उसको नॉर्थ ईस्ट का किंग माना जाता है। लेकिन उसको मणिपुर माना जाता है, उसको मिजोरम नहीं भेजा गया। मिजोरम क्यों नहीं भेजा गया? वो क्रिश्चियन कंट्री है सारा का सारा, और ये हिंदू हृदय सम्राट है, तो वहां जाएंगे तो इनके खिलाफ नारे भी लगेंगे, और शायद इसी कारण से मोदी जी मामित में जाने वाले थे, वो नहीं गए, क्योंकि वहां पे उनका विरोध होना था, काले झंडे दिखाने थे, वो दिक्कत थी। अब अरुणाचल में क्या है कि जो लॉयल्टीज है ना बहुत फिकल है, आज यहां कल वहां। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के 6 बंदे जीत के आए तो कल वो बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएंगे, या बीजेपी के 6 बंदे जीत के आए तो फिर कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फिकल लॉयल्टीज व्हिच आई हैव सीन इन द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वन इज गोवा एंड वन इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी के प्रति लॉयल नहीं है, उसको पैसा दो और वो कहेगा अच्छा मुझे इतने पैसे दो मैं आपके पास आता हूं। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो रात को यहां बैठे हैं, सुबह पार्टी बदल लेते हैं, वहां चले जाते हैं, शाम को फिर वापस आ जाते हैं, उनको और ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। गोवा के अंदर हमने देखा है। बिल्कुल। लेकिन वहां का कैरेक्टर समझना जरूरी है। मेघालय मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री है, नागालैंड क्रिश्चियन कंट्री है, स्टेट है, मणिपुर आधा ऑलमोस्ट क्रिश्चियन स्टेट है, मिजोरम जो है ऑलमोस्ट 87% क्रिश्चियन स्टेट है, अरुणाचल में भी हालांकि बुद्धिस्टा काफी है लेकिन क्रिश्चियन भी काफी हैं। वहां संवेदनशीलता चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। अगर हम संवेदनशीलता मिस कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हम कनेक्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मोदी जी बात करते हैं ना कि मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो 50 बार से ऊपर नॉर्थ ईस्ट गया हूं, लेकिन उसका क्या फायदा जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मणिपुर में, आप वहां नहीं गए। तो सुख के साथ ही दुख में ना कोई। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। सुख के साथ ही अब लाल डोहोमा जो है अब वो चुनकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रशासन, भ्रष्टाचार पर लगाम और कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता इन राज्यों की बनी हुई है उस पर भी इनकी जो राजनीति है वो एक सकारात्मक रवैया अपनाए हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर आपका और नीलम मैम आपका कि आपने समय निकाला और कार्यक्रम के साथ जुड़े। और दर्शकों से अनुरोध है कि आपको हमारा ये पोल स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा हमें info@justbroadcasting.com पर अवश्य ईमेल भेजें और neha@justbroadcasting.com पर भी आपकी ईमेल का मुझे हर रोज इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।